notion of caste in the context of past and present since Ashoka the Great। आज का हमारा 5th लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ एनाइलेशन ऑफ कास्ट, हाउ कास्ट कैन बी एनाइलेट, जिसके ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत डॉक्टर मिथिलेश जी। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैडम आप आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना वक्तव्य दें। थैंक यू प्रियंका जी। सभी को मेरा, सभी सहकारियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम लगातार 4 दिनों से कास्ट विषय पर चर्चा किए जा रहे हैं, ठीक है। कास्ट को समझने के लिए हमने कास्ट को 5 भागों में डिवाइड किया है। व्हाट इज कास्ट? कास्ट क्या है? हु क्रिएट द कास्ट? कास्ट को किसने बनाया? व्हाट इज द पर्पज ऑफ कास्ट? कास्ट को क्यों बनाया गया? और एनिलेट द कास्ट? कास्ट को खत्म कौन करेगा? और आज का जो टॉपिक है 5वां, वो है हाउ द कास्ट कैन बी एनिलेटेड, कि कास्ट को कैसे खत्म किया जा सकता है। हम जैसे कि जाति के विषय पे चर्चा कर रहे हैं, हम जाति का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रयास क्या, हम जाति को समझकर उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं या उसे समाप्त करने की कोशिश में हम हैं। लेकिन जाति व्यवस्था से जो विक्टिम है, सबसे ज्यादा विक्टिम कौन रही है? महिलाएं। मैं कहना चाहूंगी कि एक मनुस्मृति में एक कहावत है मनुवादियों की कि ढोल पशु शूद्र तथा नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसका मतलब ये होता है, ढोल को जितने से ज्यादा पीटा जाएगा वो उतनी ही ज्यादा आवाज करेगा। तो उसके बाद पशु को जब तक हम पीटेंगे नहीं तब तक उससे हम काम नहीं ले सकते। और शूद्र को भी ऐसे ही, ये शूद्रों को भी पीट कर उनसे काम लिया करते थे। और इन्होंने इसी तरह से महिलाओं पर भी, ये महिलाओं को उनसे भी नीची श्रेणी में रखने का प्रयास रहा है और रखा भी है इन लोगों ने, ठीक है। मनुवादी जो समाज है उसने महिलाओं को इतने निम्न स्तर पर लाकर रखा था, पशु के बराबर, उससे भी नीचे का उन्हें पायदान दिया है। तो उनका ये मानना था कि स्त्री को जितना पीटा जाएगा उसे उतना ही कंट्रोल में रखा जाएगा। तो जो स्त्रियां थी वो जाति व्यवस्था की ज्यादा विक्टिम रही हैं, क्योंकि भाई जो भारत में स्त्रियां हैं वे यहाँ की टोटल, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एक सर्वे के द्वारा ये पता चला है कि जितनी भी भारत की महिलाएं हैं टोटल, वे सारी बहुजन समाज से ही हैं, यहाँ की मूल निवासी हैं। क्योंकि आर्य जब बाहर से आए थे तो वो अपने साथ महिलाएं नहीं लेकर आए, लेकिन जब भारत में आकर उन्होंने हम लोगों को अपना गुलाम बनाया, तो हमारे यहाँ की जो स्त्रियां थी, अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने स्त्रियों को अपने साथ रखा। और जो ये जाति प्रथा जो है, इसको ढोने के लिए भी इन्होंने स्त्री का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्होंने जो नियम बनाए वो सबसे ज्यादा स्त्रियों पर ही लागू किए हैं। तो जो नियम हमारे जो इस कास्ट सिस्टम ने बनाए वो महिलाओं पर बनाए और महिलाओं के लिए बनाए। जितनी भी कुप्रथाएं थी वो महिलाओं पे थी, तो इसलिए महिलाओं का अधिकार कर्तव्य ज्यादा बनता है कि महिला इसको समझे और समझकर इससे बाहर निकले। और वैसे भी कहावत है कि महिला अगर पढ़ती है, अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो 2 घर को शिक्षित करती है। पहले वो अपने मायके को शिक्षित करती है, उसके बाद वो अपनी ससुराल में भी वो जाके अच्छे से रह सकती है और वहां भी अच्छे से अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को शिक्षित कर सकती है। तो इसलिए इनको मालूम था कि महिला हमारी ट्रेडिशनल को, हमारी परंपरा को ढोने में सक्षम है, इसलिए उन्होंने उन्हें
इतना पशु समान, पशु से भी नीचे का दर्जा दिया, क्योंकि ये इनकी जो संस्कृति है उसको ढोने का एक माध्यम रही है। तो जब महिलाएं माध्यम रही हैं, और मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए पीआर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि महिला को बहुत जानने की जरूरत है अपने समाज के बारे में, अपने बारे में, अपनी कुप्रथाओं के बारे में, और इनसे बाहर निकल के। तो मेरा ये मानना है कि जब तक महिलाएं कास्ट को नहीं समझेंगी तो कास्ट का समाधान भी नहीं कर पाएंगी। तो ये महिलाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो कास्ट को पहले समझें कि कास्ट है क्या। कास्ट क्या है? कास्ट इज एक माइंड सेट है, कोई ऐसा नहीं है ये फिजिकल बैरियर है, ये एक माइंड सेट है जो लोगों ने इसको माइंड सेट कर दिया कि ये नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, मतलब एक सीढ़ी नुमा ढांचा में। कास्ट क्या है? एक डेंजरस वायरस है, सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक वायरस है, और जो सोसाइटी को अंदर खा रहा है। इससे कुछ ही लोगों का फायदा हो रहा है, जो 15% लोग स्वर्ण जातियों से है या फिर ब्राह्मण समाज से, उन लोगों को ही फायदा हो रहा है इससे, इस व्यवस्था का। बाकी 85% इसका विक्टिम है। ये तो जो 85% विक्टिम है इसका, तो मनुस्मृति में मतलब किसने बनाया इसको, कास्ट को? तो कास्ट को मनु नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया। हालांकि ये ब्राह्मणिज्म की एक ऐसी सोच है जो बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए किया था। मनुस्मृति वाज ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टू कन्वर्ट थिंकिंग मेजोरिटी पीपल इन इंडिया इनटू द अनथिंकिंग मेजोरिटी पीपल, यानी जो यहाँ के जो सोच विचार करने वाले लोग थे उनको बिना सोच विचार बनाने वाले व्यक्तियों में इन्होंने उसको कन्वर्ट किया है। उन पे जबरदस्ती अपने धर्म की, अपनी जाति की, मतलब जबरदस्ती इनको लादा है। वो भी किस लिए? सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए। वो बेनिफिट क्या थे? जैसे अपने आप को शासनकर्ता जमात बनाने के लिए, मतलब अपना होल्ड पूरी सोसाइटी पर रखने के लिए। और महिलाओं पे तो इतने ज्यादा अत्याचार किए हैं, क्योंकि सारी जो कुप्रथाएं थी वो महिलाओं को ढोने के लिए, जैसे बाल विवाह हुआ, विधवा पुनर्विवाह पर रोक, या विधवाओं का मुंडन करना, या वही देवदासी प्रथा, बहुत नाता प्रथा, जो भी है ये सब लेडीज को ढोने के लिए। इवन जो रिलीजियस एक्टिविटी है और वो भी इन्होंने महिलाओं पर ही थोपी। ठीक है, तो महिला तो थी, उनके साथ बहुजन समाज का भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया। एक तो हम बहुजन समाज में जो भी हैं शूद्राज और फिर अति शूद्राज, सब पे इन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं। वो भी सिर्फ क्या, इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपने आप को फायदा लेने के लिए। क्योंकि जितने भी 15% लोग हैं यही भारत में सब ऊंची पोस्ट लिए हुए हैं। एजुकेशन में देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स में देखिए, राजनीति में देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, सबसे ज्यादा ये लोग हैं। फिर इनको खत्म कौन कर सकता है कास्ट सिस्टम को? देखिए रिलीजियस जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर में जो रिलीजियस लोग हैं, क्योंकि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, तो ये खत्म कर सकते हैं, पर ये ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि ये इनके लिए ये इसको कर नहीं सकते, क्योंकि ये इनके बेनिफिट के लिए है, तो इनका बेनिफिट कम हो जाएगा। उसके बाद जो है सरकारें इसको रोक सकती हैं, खत्म कर सकती हैं। तो सरकार लेकिन जो बहुजन समाज है उसे वोट बैंक के रूप में यूज करती है, क्योंकि जाति के नाम पर आजकल राजनीति होती है और वो उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है। फिर उसके बाद है जो इसका विक्टिम समाज, मतलब जो इससे विक्टिम है वो इसको सोचने के लिए, मतलब विक्टिम है तो उनको थोड़ा सा जाति को समझना होगा, समाज की फिर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना, सामाजिक आंदोलन चलाने होंगे, परिवर्तन, तो वो थोड़ा इसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि जाति अभी भी खत्म हुई हो।
तो आज का जो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हु द कास्ट कैन बी एनिलेटेड, कास्ट को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो मेरा जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल। तो जो सामाजिक परिवर्तन मूवमेंट यानी आंदोलन है, उनके आधार पर हम सामाजिक जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। वो कैसे, अब आगे हम ये देखते हैं। जैसे आंदोलन हमारे क्या हैं, जैसे एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। ठीक है, एजुकेट से क्या है, हमें जाति के बारे में उन्हें लर्न करके, मतलब अपना जो बहुजन समाज है उसको जाति के बारे में सिखा करके, जब वो सीख जाएंगे तो फिर उन्हें दूसरे लोगों को सिखाएंगे, तो दूसरे लोगों को फिर सिखाएंगे और वो सोच विचार करने वाला उसको बना करके हम जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। फिर एजिटेट यानी आंदोलन करके भी, आंदोलन में भी पहले आंदोलन करना सिखाएं, फिर उसे लर्न सिखाएं, फिर उसको टीच करना सिखाएं, फिर उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज है इसको खत्म करने की, तो जाति व्यवस्था को खत्म करने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो एजिटेट के द्वारा भी हम जाति व्यवस्था को हम खत्म कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइज, अगर हम सारे बहुजन, जो 80% बहुजन है, जो बिखरा टुकड़ा हमारा समाज है, जिसको हमारे यहाँ ब्राह्मण ने सीढ़ी नुमा ढांचे में किया, डिवाइड किया हुआ है, अगर हम उसको एक साथ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और फिर उसे लर्न करें, टीच करें, फिर तो उनको क्रिएटिव बना सकते हैं। तो क्रिएटिव जब लोग बन जाएंगे तो जो इनकी ट्रेडिशनल है, उनकी परंपरा है, उनको शायद वो सोच विचार करके, समझ करके उनको छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज के आधार पर कर सकते हैं, हम कास्ट को खत्म कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आता है, द विक्टिम शुड नॉट विश अवे द कास्ट, द कल्चर ऑफ कास्ट, दे मस्ट लर्न हैंडल इट। जातीय व्यवस्था के पीड़ितों को जाति से भाग खड़े नहीं होना है, जो जाति व्यवस्था से जो पीड़ित हैं उन लोगों को जाति से दूर नहीं भागना है, भाग खड़े नहीं होना, बल्कि उनको जाति को इस्तेमाल करना सीखना है। जैसे जाति है भाई, इन्होंने बनाई है, तो हम उसको ये देखें, भाई इन्होंने बना दी है, लेकिन हम उसे मान क्यों रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम तो जातिवादी को नहीं मानते, ठीक है, मान लिया जातिवादी को लोग नहीं मानते, कहते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन वो क्या हुआ, एक जगह जाके बंद हो गए, वो समाज में नहीं है, उन्होंने किसी को बताया नहीं, समझाया नहीं, सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे। यानी जैसे एक व्यक्ति सिर्फ अपने तक ही सीमित हो जाना, वो अपने तक ही सीमित हो गया, अगर ये कह के कि मुझे जातिवादी से कुछ नहीं लेना, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए, जाति व्यवस्था को समझना चाहिए। अगर वो समझेगा तो उसे तोड़ने के लिए भी प्रयास करेगा या उससे बाहर निकलने की वो कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे ये हालत उनकी होती है, जैसे एक मेंढक होता है, वो कुएं में होता है, कहते हैं ना मंडूक, यानी कुएं का मेंढक। तो जो मेंढक कुएं का मेंढक होता है, एक ही कुएं में, वही समझता है कि सारी दुनिया इस कुएं के अंदर है, क्योंकि वो कभी कुएं से बाहर तो निकला नहीं, तो उसे ये नहीं पता कि हाँ भाई कहीं समुद्र भी है और बहुत बड़ा होता है, तो वो सब चीज उस कुएं को समझ लेता है। तो इसी तरह से वो व्यक्ति भी, अगर वो जाति को समझने की कोशिश नहीं करता, तो इट मीन्स वो कुमंडूक है, यानी कुएं के मेंढक के समान है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, हमें जाति व्यवस्था से भागना नहीं है, हम जाति व्यवस्था को समझना है और समझ के हमको इसका इस्तेमाल करना सीखना है। क्योंकि सोसाइटी में जब तक हम जाति व्यवस्था को समझेंगे नहीं, ये क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है, तो हम इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। ऐसे कह देने से कुछ नहीं होता कि जाति हमने छोड़ दी है या हम जाति को नहीं मानते, लेकिन हमको इसको प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करना होगा और इस्तेमाल करना सीखना होगा, तभी हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नंबर 3 है, हैंडल द कास्ट टू द बेनिफिट ऑफ विक्टिम ऑफ कास्ट, नॉट इग्नोर दैट बट टू टेक नोट ऑफ इट। यानी जाति के कारण
पीड़ितों के हित में जाति व्यवस्था का प्रयोग करना। जाति को भूलो मत बल्कि इसका समाधान ढूंढो। जैसे जाति जाति है, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके समाधान तो हमें ढूंढने ही पड़ेंगे। क्यों? जैसे जिसने कास्ट को समझ लिया उसने बहुत कुछ समझ लिया। जैसे सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट बनी थी भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्होंने कास्ट की पावर को बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अच्छे से समझ लिया। तो अच्छे से समझने के बाद उन्होंने क्या किया, जो इलेक्शन लड़ा उसमें वो 54% वोटों से जीत गए और अपनी सरकार बनाई। तो उन्होंने क्या देखा, क्योंकि उन्होंने जनरल कास्ट को इसमें इन्वॉल्व किया, तो उसके आधार पर क्या हुआ कि वो कास्ट को अच्छी तरह समझ के कि कास्ट पावर क्या है, तो उन्होंने इस अपनी सरकार बनाई। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी जी का। उन्होंने जाति को बहुत अच्छे से समझा और इसकी जरूरत को समझा और इसकी जरूरत को समझते हुए अपनी सरकार बनाई दलितों के पार्टिसिपेशन से। तो जब दलितों के पार्टिसिपेशन से उन्होंने सरकार बनाई, तो क्योंकि वो जाति को समझ चुके थे, क्योंकि जाति क्या काम कर सकती है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज होंगे लोग तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा काम किया मान्यवर काशीराम जी ने। उन्होंने भी जाति को, इतनी जाति नहीं समझ पाए, लगभग 6,700 कुछ जातियां थी जिनको मान्यवर काशीराम जी एकत्रित नहीं कर पाए, बट उन्होंने 600 जातियों को कम से कम एक दूसरे के पास लाए और उन्होंने भी बीएसपी का निर्माण किया और यूपी में बीएसपी की गवर्नमेंट बनाई। तो वो भी जाति को अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए वे जाति का संविधान मतलब समाधान ढूंढ चुके थे। तो काशीराम जी भी जाति को बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे, इसीलिए वे उस कास्ट का समाधान ढूंढ चुके थे। नंबर 4 है यूज द कास्ट टू लिबरेट द माइग्रेंट पीपल टू सिटीज। देहातों से नगर में आकर बसे प्रवासी लोगों की अधूरी आजादी दिलाने में सहायता करके किया जा सकता है जाति को खत्म। जैसे क्या था पुराने टाइम में गांवों में और सिटीज में, मतलब नगरों में जो भी लोग थे वो मनुवादियों के अत्याचार के कारण वो अपना जो होम पैलेस था या गांव था उसको छोड़कर सिटीज की ओर चले गए। तो जब वो सिटीज की ओर चले गए तो वहां पर जब वो गए, अपना सामान तो वो कुछ लेकर नहीं गए, लेकिन कास्ट वहां वो अपने साथ वो भी ले गए, क्योंकि कास्ट एक ऐसी चीज है, सामान बेशक ना ले जाए आदमी, लेकिन कास्ट पीछे पीछे चली जाती है अपने आप। क्योंकि कास्ट बहुत बहुत बड़ा डेंजरस वायरस है, यानी कास्ट बहुत डेंजरस वायरस है, ये बिना ले जाए ही अपने आप पहुंच जाती है। तो इसके बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, बहुत सारे हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों ने अपनी पहचान तक बदली है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे एक परिचित है, वो अपनी कास्ट के होने के बाद, इतनी अच्छी पोस्ट पे होने के बाद वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब करते थे। सेंट्रल सेक्रेटरीट में यानी सचिवालय में जॉब करने के बावजूद उन बंदों ने आज तक अपनी कास्ट नहीं खोली थी। तो मतलब ये कास्ट अगर वो खोलते तो वहां पे अपना प्रतिनिधित्व भी दिखाते, लेकिन वो वहां जाकर के अपने आप को उनकी ही कास्ट में कन्वर्ट कर लिया। उन जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने अपनी कास्ट को तो छुपा लिया, तो जो उनकी कास्ट थी उसका सिंबल अपने पे लगा लिया। उससे वो क्या हुआ कि जो चीज हमारी सोसाइटी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। यानी कास्ट होता, वो अपनी कास्ट को ना छुपाकर कास्ट विहीन समाज यानी कास्ट को डिस्ट्रॉय करते, 4 लोगों को बताते, बात करते, तो मे भी थोड़ा सा कंटिन्यू मतलब थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप जो रहता है उस कम्युनिकेशन तो बनता, लेकिन वहां जाकर तो उन्होंने ऐसा करा कि थोड़ा बिल्कुल ही अलग हो गए। तो क्योंकि देखिए हम जब भी ऐसा कोई ऐसा करता है तो वो जिस समाज के हम बनते हैं
कहीं से न कहीं से उसको पता चल जाता है कि वो लोग क्या हैं। तो जो स्वर्ण से वो तो उनके पास आएंगे नहीं, जो उनके एक्चुअल अपने हैं या बहुजन समाज जो है उनका, जो भी दुख सुख में काम कौन आएगा, अपने ही समाज वाले काम आएंगे, अपनी ही जाति वाले काम आते हैं, क्योंकि ये तो हम लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। इनका जो माइंड सेट है कि ये लोग नीचे हैं या ऊंचे हैं, मानसिक अवधारणा है, क्योंकि बना ली है इन्होंने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई वो भी उसी तरह के बने हुए हैं, हम भी उसी तरह से हैं, वो भी वही खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, तो हम अपने आप को कम क्यों समझें? तो ये हम हमें अपने आप को छुपाना नहीं है, ठीक है, जो है। तो इसमें कोई वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ ये जो मानसिक अवधारणा है उसको खत्म करना है, जो इनके माइंड सेट है उसको हमको खत्म करना है, ठीक है। अगर हम अपनी पहचान ही छुपा रहे हैं तो हम कहाँ से माइंड सेट खत्म कर पाएंगे। अगला है arose the victim of the caste to history of social transformation movement, जाति पीड़ितों को सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष में मुकाबला करने के लिए जगाना या जागरूक करना। तो देखिए बहुजन समाज है वो इसका सबसे बड़ा विक्टिम है, सबसे ज्यादा विक्टिम बहुजन समाज है, तो उसको क्या करना होगा, उनको ऐसे मतलब उनका सामना करना होगा। और ये जो महिलाएं हैं, महिला जो ग्रुप है, महिलाओं का जो समूह है, देखिए सभी महिलाएं हैं और सबका शोषण हुआ है, तो मैं मानती हूँ कि इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। तो ये इनकी जो बेकार की सारी समस्याएं महिलाओं को, तो इन्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा, मतलब अपनी बात तो रखनी ही होगी, है ना। भाई अपने लिए आप इनकी कुप्रथाओं को बिना जाने बिना समझे आगे बढ़ाते जा रहे हो। तो ये जो इनकी विक्टिम है उनको क्या है, इनकी चीजों का सामना करना पड़ेगा, यानी संघर्ष करना पड़ेगा और ये जानना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, है ना। भाई आप जाति व्यवस्था बना दी, फिर उनपे इतनी सारी कुप्रथाएं क्यों बनाई? भाई बताओ तो सही, उन्होंने ऐसा क्या क्राइम किया था भाई जो तुम हम पे इतनी सारे बाउंड्रीज लगा रहे हो? तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हमने ऐसा क्या किया था जो हम लोगों को इतना बाउंडेज किया गया या हमें इतना पीछे रखा गया, क्योंकि किसी भी समाज का जो हिस्सा होती है वो महिलाएं, समाज का जो आधा हिस्सा होती है वो महिलाएं होती है, और उन महिलाओं पर इतनी पाबंदी लगाई गई बहुत ज्यादा, और उसके साथ साथ बहुजन समाज को भी इन्होंने विक्टिम रहा है। फिर है 6 पॉइंट है, हैंडल द डबल एज स्वॉर्ड कंटिन्यूअसली एंड इफेक्टिवली, यानी जाति क्या है, दुधारी तलवार है, इसका हमें कुशलता पूर्वक सावधानी से इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो देखिए जब हम बिखरे हुए होंगे, जब हम बिखरे टुकड़े होंगे तो हमें कोई भी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कहने का मतलब। लेकिन जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा कोई मतलब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जैसे कि मलेशिया में काशीराम जी ने एक भाषण दिया था और वहां ये कहा था कि जाति दो धारी तलवार है, ये दो मतलब दोनों तरफ से इस्तेमाल की जा सकती है, कुशलता पूर्वक इस्तेमाल की जा सकती है, बस आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो जैसे कि वही एक, अगर आप कच्ची दीवार को किसी तलवार से काटोगे तो कट जाएगी, ढह जाएगी, लेकिन अगर किसी पत्थर की दीवार, यानी बहुजन समाज अगर एकजुट हो जाए, अगर एकजुट हो जाता है तो तब उस पर ये तलवार कुछ काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जाति दो धारी तलवार है, इसका कुशलता पूर्वक सावधानी से इस्तेमाल करना हमें सीखना होगा, यानी इसे पहले समझे फिर समझ के हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जाति खत्म नहीं की जा सकती, इसको लेकिन समझना पड़ेगा। नंबर 7 है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द कास्ट यू हैव टू स्टॉप बेनिफिशियरी टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। इसका मतलब हुआ, यदि हम जाति को नष्ट करना चाहते हैं, अगर हम जाति को नष्ट करना चाहते हैं तो जाति की अवधारणा से लाभ लेने वालों को हमें रोकना होगा, ठीक है। कैसे? अब हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो माइंड सेट है कि हमको सब काम किससे कराना है, पंडित से।
उसको हमें बदलना होगा। बदलना क्यों? क्योंकि इन्होंने जाति अपने फायदे के लिए बनाई है, ठीक है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने जाति सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाई है, इसलिए हमें उन्हें जाति का लाभ लेने से रोकना होगा। जैसे हमें उनसे नामकरण नहीं कराना, ठीक, उनसे हमें विवाह में नहीं बुलाना है, ठीक, उनको हमें शादी का जो डेट फिक्स नहीं कराना है। तो ये करके क्या करेंगे हम, उनको जरूरी थोड़ी ना कि वो एक बात बताइए, जो ब्राह्मणों में सबसे निम्न तबके का होता है, जिसे कुछ शास्त्रार्थ का ज्ञान नहीं होता, वो ये काम करता है, ठीक है, जो निम्न तबके का होता है, जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, वो इस काम को करता है। तो आप उससे क्यों करा रही हैं? आपकी भी तो कोई थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, आप क्यों करा रहे हैं? वो आपके बारे में ज्यादा जानता है, या भाई जब आपने ये मान लिया कि वो आपसे ज्यादा जानता है, ऐसा कैसे हो सकता है? भाई उसको अलग से कोई नॉलेज तो मिली नहीं है, ठीक है, तो आप जब डिपेंडेड उन पे हो रहे हो, तो ऑब्वियसली वो ऐसा करेंगे। जब आप उनके पास जाना बंद कर दोगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। अब अभी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ मेरठ का। अभी मेरठ में इतना कोरोना है, तब बहुत ही ज्यादा, यहाँ पर कम से कम मेरठ में डे टू डे 100 डेथ, 150 to 100 डेथ हो जाती थी, डेली का डेली का काम था। फिर यहाँ पर एक शमशान घाट है गवर्नमेंट का, तो उसमें जो अंतिम संस्कार कराता है, जो अंतिम संस्कार कराता है, वहां 2 व्यक्ति थे अंतिम संस्कार कराने वाले, वो दोनों ब्राह्मण थे। सिर्फ दक्षिणा के लिए उन लोगों में इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि पुलिस भी आ गई, कोर्ट कचहरी भी हो गए। तो देखिए, वो जहां करुणा में कोई घर से नहीं निकल रहा था, ठीक है, लेकिन वो लोग दक्षिणा के लिए दक्षिणा के लिए शमशान घाट में गए जाते थे, और दक्षिणा लेने के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो आप बताइए, एक ये क्या एक मानवता है? और आप इसे सोच ही क्यों रहे हो, हैं? इसको फॉलो ही क्यों कर रहे हो? तो इससे हम इस वाले जो माइंड सेट है ना कि सब काम वही करेंगे, क्यों करेंगे भाई वो काम? क्योंकि उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सब काम कराने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली हम काम उनका बंद हो जाएगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी किसने दी? हमने। जो हमारे लोग हैं वो भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम मैं दे सकती हूँ आपको, जैसे हमारे बीच ही है प्रियंका मैडम है, वो गुजरात में शादी कराती है, ठीक है, शादी का समारोह संपन्न कराती है। तो क्यों ना हम उनसे प्रेरणा लेके अपने क्षेत्र में ऐसा करें? हम क्यों दूसरे को इतना मौका दे रहे हैं, क्यों लाभ दे रहे हैं? तो जो जाति का लाभ वो ले रहे हैं, उससे वापस लीजिए, उस लाभ को वापस लो। अरे क्यों दे रहे हो? क्यों देना हमें? क्या वो इतना कैपेबल है या इतना बुद्धिमान है? नहीं ना। तो वो तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए उनको हमने लाभ लेने के लिए छोड़ा हुआ है, हम अपना दिमाग यूज नहीं करते, तो इसलिए ये ऐसा होता है। लेकिन जब हम अपना दिमाग यूज करने लगेंगे, तो ये काम भी अपने आप से ही रुकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम जाति को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, arousing and awaking are the best means of prepare the winner of the caste cadre to fight agitate against the culture of caste. चेतना और जागरूकता ऐसे उत्तम साधन हैं जो जाति कल्चर के विरुद्ध काम करते हैं, और इसको डीकास्ट क्रेडर में क्रेडर के लिए अगुवाओं को तैयार कर सकते हैं। मतलब जो ये है जाति व्यवस्था जो है और इसकी संस्कृति जो है, ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास हैं, एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, ठीक है, उन्होंने ये कहा है महिला जो है वो हमारी संस्कृति को ढोने का एक अच्छा माध्यम है। तो उन्होंने महिलाओं को क्या कहा है कि जो महिला है वो हमारी संस्कृति को ढोने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो महिलाओं को जो इनकी संस्कृति थी उनको
और धोने का जो इन्होंने माध्यम बनाया है वो महिलाओं को बनाया है, क्योंकि आपने देखा होगा ये ज्यादातर जो भी है, देखिए मैं ऐसे किसी रिलीजियन को कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है नॉट रिलीजियस है और नॉट पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल है, तो इसलिए मैं किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे महिला है, उनको कह दिया जाता है कि आज कीर्तन करना है, आज जगराता करना है, तो मतलब सारी जो जाति की सारी व्यवस्था महिलाओं के कंधे पे रख दी है इन्होंने। सीधी सीधी हेमंत सिटी निवासी कह रही हैं महिला हमारे संस्कृति को ढोने का एक अच्छा माध्यम है। देखिए कितना कैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, ढोने का, ऐसे कि ये कोई मतलब बोझा है, बोझा ही होगा, बोझा है, तो इसको ढोने का जो काम करती है वो महिला करती है, और महिला समझने को बिल्कुल तैयार नहीं, उनकी घिसी पिटी ट्रेडिशन को फॉलो करती आ रही है, अंधा अनुकरण कर रही है, ये समझ ही नहीं रही है कि इनके पीछे कारण क्या है। ठीक है, मान लो जो भी मतलब अपर कास्ट की लेडीज करती हैं, पता नहीं बहुजन समाज की लेडीज पीछे लग जाती हैं और वही सब फॉलो करना स्टार्ट कर देती है, अपना दिमाग तो यूज करती नहीं है। इसलिए सब काम को करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मतलब आपको हर्ट करना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन कास्ट जब भी हो सकती है जब आप ये अंधा अनुकरण करना छोड़ दें। अंधा अनुकरण मत करिए, आप उसके पीछे लॉजिक क्या है ये सोचिए कि करना क्या चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ फायदा है ठीक है, अदरवाइज क्या है, कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ इन्हें अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को और जाति व्यवस्था को हम लोगों पर थोपने के लिए माध्यम है। ठीक है, नंबर 9 है थ्रू कोचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर द डिकास्ट कैडर। तो जाति को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, हम ये यहाँ बात कर रहे थे। और जाति क्या है, जाति इज डेंजरस वायरस, तो इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, उसकी आगे का पॉइंट है 9। कोचिंग और ट्रेनिंग के द्वारा हम जाति व्यवस्था को डिकास्ट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप यहीं से ले लीजिए, जैसे कि हमारे पीआर सर ने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, और हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं कि हमारे पीआर सर का उद्देश्य कि हम 10,000 ट्रेनर तैयार करें, तो मे भी ऐसा हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि पीआर सर हम सबके लिए ये सोच रहे हैं, तो लेकिन इसमें बिना हमारा हम सब लोगों की सहयोग के ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा, जैसे हम कास्ट को मैं आपको समझा रही हूँ, आप किसी और को समझाएं, तो मे भी हो सकता है कि खत्म हो जाए। ठीक है, नंबर 10 है कैंपेनिंग एजिटेटिंग अगेंस्ट द कल्चर ऑफ कास्ट। कास्ट की संस्कृति के विरुद्ध अभियान चलाकर हम जाति को समाप्त कर सकते हैं। तो कास्ट के विरुद्ध कैसे होगा भाई, आप उसके तर्क वितर्क पर जाए, भाई क्या इसकी इसके पीछे मानवता के हित में है, नहीं है। देखिए जो मानवता के हित में नहीं वो कुछ नहीं, और कास्ट कास्ट कुछ नहीं होती, सिर्फ दो कास्ट हैं, महिला और पुरुष, और धर्म एक है, इंसानियत, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है। ये बेकार का धंधा है जो मनुवादियों ने बनाया हुआ है, बाकी इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप किसी भी समाज में चले जाइए, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो कुछ नहीं है। आदमी को सिर्फ इंसानियत होनी चाहिए। ठीक है, और अपने आप को किसी कास्ट से ये मत समझो कि भाई हम नीचे हैं, क्यों नीचे होंगे, अगर हम ऐसा कुछ हम ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो भाई हम नीचे नहीं हो सकते। ठीक है, फिर है नंबर 11 नोशनल चेंज। ठीक है, नोशनल चेंज भी हम बात करते हैं। नोशनल चेंज से तो आप समझते होंगे, इसका इसे हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, नेगेटिव नोशनल चेंज एंड पॉजिटिव नोशनल चेंज। तो जो नेगेटिव नोशनल नोशनल चेंज है उसमें नंबर 1 है डिस्कार्डिंग सुपरस्टिशंस कल्चर एब्सोल्यूटली ट्रेडिशन एंड बिलीफ्स। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो जाति को हम खत्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या जो इनकी जो परंपरा है, मनुवादियों की जो परंपरा है, अंधविश्वास है, इनकी संस्कृति पे जो हमारा विश्वास है उसको हमें खत्म करना होगा। इनकी जो परंपरा है, संस्कृति है और अंधविश्वास वाली सभी बातों को हमें हमें विश्वास नहीं करना है, यानी खत्म कर देना है। ठीक है, दूसरा है नंबर 2 है रिजेक्टिंग ऑल
सुपरस्टिशंस इंक्लूडिंग हिज हर बर्थ कास्ट। देखिए हमें क्या है, क्या करना है इसमें, इसे हमें पता है इस अंधविश्वास से बाहर निकलना है कि हमारा जन्म किससे हुआ, ब्रह्मा से। क्योंकि इन्होंने थ्योरी दी है, मनुवादियों ने थ्योरी दी है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ है, और क्षत्रिय का बाजुओं से हुआ है, और वैश्य का जंघा से हुआ है, और शूद्रा का पैरों से हुआ है। तो आप भाई देखिए, आप लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए कि क्या कोई एक आदमी मुख से बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं ना। तो क्या मुख से बच्चा पैदा हो जाएगा? अगर किसी बच्चे का जन्म होना हो, बच्चे के जन्म के लिए क्या हो, एक लेडीज का होना अनिवार्य है, और लेडीज में भी गायनिक पार्ट का होना जरूरी है। ठीक है, उनके बगैर किसी भी इंसान का जन्म नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें इसको रिजेक्ट करना होगा और अपने जन्म को, इनके जो बनाया हुआ जन्म आधार है उसको नहीं मानना है, उसको रिजेक्ट करना है। और फिर क्या, सुपरस्टिशन फादर, नंबर 3 है, नो सिस्टम ऑफ परस्यू सुपरस्टिशन, फादर कुड नॉट हेल्प, सन कुड नॉट केयर। मतलब ये जो इन्होंने व्यवस्था जो बनाई हुई है अंधविश्वास की, तो इसमें क्या है, जो पापा मतलब पिता है अपने पुत्र की कोई हेल्प नहीं कर, और पुत्र भी नहीं, क्योंकि पापा अगर ये ना चाहे कि मैं अपने बेटे को जाति नहीं देना चाहता, तो वो वहां पर हेल्पलेस हो जाता। लेकिन बेटा भी उसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉजिटिव नोशनल चेंज पे। adopting of a sound rational outlook in daily life। तो हमें क्या करना है, मतलब नेगेटिव तो हो गया जिनको हमको छोड़ना है, पॉजिटिव क्या है, जिन्हें हमें लेना है। तो हमें अपने जो दिन प्रतिदिन की जो हमारी लाइफ है उसमें हमें क्या करना है, सच्चा और राशनल मतलब तार्किक बातों को ध्यान में रखते हुए अपने दिन प्रतिदिन के निर्णय या लेना है। ठीक है, अडॉप्ट उनको लेना है, क्योंकि देखिए अब कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना जरूरी है कि भाई हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो यह है इनको। नंबर 2 है enlarge your mind, your vision and capacity to think to solve problem। तो हमें अपना जो माइंड है इतना विकसित करना है, अपना जो दृष्टिकोण है इतना शार्प करना है, और इतनी अपनी दिमाग की कैपेसिटी बनानी है कि जो हम अपनी प्रॉब्लम को स्वयं ही सोल्व कर सके, यानी अपने आप से उसको हम सोल्व कर ले। ठीक है, उसका जो भी समस्या हमारे लाइफ में आ रही है हम उसका समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाए। ठीक है, नंबर 3 है बरिंग दैट द कैपेसिटी दैट द विजन दैट एबिलिटी टू फ्रॉम जजमेंट बियर अप अपॉन द एक्चुअल प्रॉब्लम्स टुडे। जो इसमें नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें इतनी कैपेबल बनना है और दूरदृष्टि का सोचना है और इतने कैपेबल बनना है जिससे कि हम किसी भी समस्या का एट ए टाइम निर्णय ले सके। कोई भी हमारे लाइफ में समस्या आ रही है, मान लिया हमारे इसी ग्रुप में कोई आ रही है, किसी पे कोई मैटर नहीं है, तो उस समस्या का हम टाइम टू टाइम सोल्यूशन कर सके। तो हमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसका निर्णय तुरंत लेने में सक्षम हो। ठीक है, अब यहाँ तक तो मेरा हो गया। अभी मैं 1-2 पॉइंट और बताना चाहूंगी। ठीक है, एक इसमें है हम कास्ट को कैसे डिकास्ट कर सकते हैं। डिकास्ट कंसेप्ट कैन इम्यूनाइज एंड रिवैल्यूड द ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, जो कास्ट है वो अपमान से जीने को हमें छुटकारा दिलाता है। जो डिकास्ट हो जाएंगे, जब हम कास्ट जाति नहीं बचेगी और हम डिकास्ट हो जाएंगे, तो ये हमारा जो अपमान से भरा जीवन था उससे हमारा छुटकारा दिलाता है, जो कि मानव व्यक्ति की पर्सनैलिटी को पुनर्जीवित करता है, या फिर से पुनर्जीवित करेगा। जो हमारी दबी हुई पर्सनैलिटी है अप होने के कारण, जैसे हम ये लोग कहते हैं कि ये भाई ये नीचे लोग हैं या अनटचेबल है, तो उनको क्या करता है, डिकास्ट कंसेप्ट इम्यूनाइज एंड रिवाइटल द ह्यूमन पर्सनैलिटी। ये जो है व्यक्ति की पर्सनैलिटी को
पुनर्जीवित करता है और अपमान से जीने वाले जीवन को छुटकारा दिलाता है। फिर है नंबर 12, 11, 12, 13। तो डिस्कवरिंग क्रिएटिव इन ऑन सेल्फ कैन बी हाईली इफेक्टिव कंपोनेंट टू ट्रीटमेंट ऑफ वंस माइंडसेट। तो क्या है, हम बहुजनों को जाति व्यवस्था को डिस्टॉर्ट करने के लिए सर्जनात्मक खोज करनी होगी, और जब हम इसकी खोज कर लेंगे, भाई सर्जनात्मक तरीके से, इसे क्रिएटिविटी से हमें इसकी खोज करनी पड़ेगी, और जब हम इसकी खोज कर लेंगे तो फिर हम इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और ट्रीटमेंट करना क्या होता है, हम जाति व्यवस्था का ऑपरेशन कर पाएंगे, यानी इसको खत्म कर पाएंगे। तो इसके बाद जाति क्या है, जाति एक माइंडसेट है, जाति इज अ डेंजरस वायरस। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया, लेकिन इनको फिर खत्म कैसे किया जा रहा, हम वहां पर बात कर रहे हैं। तो अब आ जाइए, हमारा लास्ट का पॉइंट है एजुकेशन नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग। तो हम कैसे इसको हम लास्टली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेट होंगे यानी शिक्षित होंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, अगर हमारा ज्ञान बढ़ेगा तो हम क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे, मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास बनेंगे। अब जब हम इंटेलेक्चुअल क्लास बन जाएंगे तो हमारे अंदर सोच विचारना आ जाएगा, जब हमारे पास सोच विचारना आ जाएगा तो हम उसका अच्छे से समाधान करने हम लोग उसका अच्छे से समाधान कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसके बाद में एक डेफिनेशन पढ़ती हूँ, बोलती हूँ। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो के अकॉर्डिंग, एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू लीड द सिटीजन टूवर्ड इन्वेंशन क्रिएटिवली and we design a way forward to achieve the goal of social transformation movement and economy की। यानी कि एजुकेशन क्या करेगी, एजुकेशन हम लोगों को इकट्ठा करेगी, फिर हमको क्या सिखाएगी, हमको लीड करना, यानी उसको कंट्रोल कर, हम जो सिटीजन्स हैं भारत के या बहुजन लोग हैं उनको लीड करेगी, उनमें क्रिएटिविटी आएगी। मतलब एजुकेशन, पहले हम एजुकेटेड होंगे, फिर हम एक संगठन बनाएंगे, संगठन बनाकर हम उस पर कुछ सोच विचार के काम करेंगे, तो क्या करेंगे, हम इन्वेंशन करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, और क्रिएटिविटी आने के बाद क्या आएगा, हम किसी भी गोल को प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी गोल हो। इवन हम कास्ट खत्म करना चाह रहे हैं तो कास्ट भी हम खत्म कर पाएंगे, तो क्या हम अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे सोशल ट्रांसफॉर्म मूवमेंट के द्वारा, यानी कि सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के द्वारा। और क्या हम इससे इकोनॉमिक भी अपलिफ्ट होंगे, यानी हमारा आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई हम जाति को ही इससे हैंडल करेंगे, फिर हम अपने घर की सिचुएशन को भी इससे हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर की सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे, हर कोई चाहता है कि हम अच्छे से जिए, अच्छा लाइफ स्टाइल हो हमारा, ठीक है, तो उससे हमारी इकोनॉमिक लाइफ भी अच्छी बनेगी। तो और इसके बाद मैं कहना चाहूंगी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ बहुजन समाज। जितने भी महापुरुष हैं उसके बाद हम एजुकेशन फिलॉसफी समझने की कोशिश करेंगे। और मैं जितना भी समझी थी आज तक, मतलब जो भी कास्ट पे मैं समझी, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। और मैं यहीं पर अपने टॉपिक को खत्म करती हूँ। जैसे कि हमारा ये स्लोगन है, समझने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा, अशोक का राज आएगा, हमको भयमुक्त बनाएगा। लेकिन मैं लास्ट में कहना चाहूंगी, जितनी भी हमारी महिलाएं सहकारी हैं उनको इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बिना महिलाओं के, कहना पीआर सर का कि बिना महिलाओं के कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। तो अब जाके पता चला कास्ट को पढ़ने के बाद वाकई में महिलाओं के बगैर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं तो महिलाओं से वो ट्रेडिशनल एक्टिविटी करवाते रहेंगे और वो करती रहेंगी, क्योंकि लॉजिक में नहीं जाएंगी। जब तक लॉजिक पे नहीं जाएंगे तो वो उसका समाधान भी नहीं ढूंढेगी। इसलिए और थिंकिंग स्किल के द्वारा हम
थिंकिंग स्किल के आधार पर हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो कास्ट इज ए डेंजरस वायरस और थिंकिंग स्किल पोटेंशियल थिंकिंग स्किल इज मतलब थिंकिंग स्किल के आधार पर इसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। ओवर टू प्रियंका जी।